हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अवतार प्रकाशन में जो आता है प्रैक्टिस सेट, उसका रिवीजन कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के कुछ चैप्टर कर चुके हैं। आज हम उसका कृषि नामक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कृषि जैसा कि आप जानते हैं, कृषि की एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। पहला है प्राथमिक क्रिया और गौण क्रियाएं, जो मुख्य रूप से की जाती हैं, जो ऐसे की जाती हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। वर्ष 1950-51 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी कहते हैं, में कृषि का योगदान 12.2% था, जो वर्तमान में घटकर 17.3% हो गया है। इस कमी का कारण सकल घरेलू उत्पाद में सेवा, उपयोग आदि क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं उसकी हैं? कृषि अधिकांश जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन है। कुल कृषि भूमि के 72% भाग का खाद्यान्न फसलें एवं 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। भारत में देश में लगभग 50% क्षेत्रफल पर कृषि संपन्न होती है। अधिकांश देशों में एक वर्ष में 2 फसलें जैसे रबी एवं खरीफ बोई जाती हैं। कहीं कई वर्ष में 3 फसलें जायद भी प्राप्त की जाती हैं। रबी और खरीफ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी फसलें आती हैं उसमें। अगला हमारा हेडलाइन क्या है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने का कारण क्या है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि उत्पादन कम होने के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला हमारा है कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता। वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कृषि जोतों का छोटा आकार, इन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो सकती, जिस कारण पैदावार कम होती है। छोटे छोटे हमारे लोग प्लाट कटा होता है। अगला हमारा है कृषि की पारंपरिक तरीके और तकनीकें। भारत में कृषि के क्षेत्र में मशीनों या यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का विशाल स्तर पर प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना भी कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। जनसंख्या भार के कारण लगातार कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिसकी परिणति न्यून उत्पादकता के रूप में हो रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे अतिवृष्टि हुआ, सूखा तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों में को व्यापक नुकसान होता है। जीविकोपार्जन का साधन। कृषि को जीविकोपार्जन के साधन मानना भी उत्पादन कम होने का कारण है। बहुत से लोग कृषि मतलब अपने घर के लिए ही करते हैं कि घर का उत्पादन हो जाए, उतने अन्न उत्पन्न हो जाए, बस। अगला हमारा है टॉपिक पढ़ना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। क्या भैया? पहला है कि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और विस्तार की आवश्यकता है। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था करना हमारा है। भूमि संरक्षण करना है कि भाई कृषि का इस पर और कोई काम नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख एवं सूक्ष्म साख सुविधाओं का सृजन करके किसानों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे वे आसानी से उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीद सकें। और अगला है कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाए। कृषि के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान किया जाए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों एवं जंगली पशुओं, कीटाणुओं तथा रोगों से बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बिखरे खेतों का एकीकरण करना आवश्यक है, ताकि अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित किया जा सके, जो चकबंदी के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से प्रकार की कृषि को? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। पहला यह है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
भारत में इस प्रकार के किसी छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार में मजदूरों की सहायता से भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा और प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रकार कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी या किसान जंगल की भूमि पर का एक टुकड़ा जलाकर कृषि के लिए साफ कर देते हैं और इसके पश्चात इस भाग को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे प्राकृतिक मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। प्रकृति जो है मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या हैं? जो निर्वाह कृषि उसको अन्य नाम से कैसे और देशों विदेशों में कैसे जानते हैं? जैसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनिको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लंदांग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिगा आदि नामों से जानी जाती है। गहन जीविका कृषि, दूसरा कृषि टाइप हमारा है कि गहन जीविका कृषि होती है। भारत में यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है। यह श्रम प्रधान कृषि है जहाँ अत्यधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग होता है। वाणिज्यिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। कृषि का वाणिज्यिकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई सुविधा एवं जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। रोपण कृषि, यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। रोपण कृषि विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय तथा कर्नाटक में कॉफी वहाँ का मुख्य रोपण फसलें हैं। एक ही फसल बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में फसलें भाई ऋतु के अनुसार बोई काटी जाती हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। पहला है रबी, खरीफ और जायद, तीनों हैं। रबी का होता है, रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। इसे ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलें मानसून के आगमन मई जुलाई के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। मुख्य फसलें में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में अच्छे सिंचित क्षेत्रों में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो लगाई जाती हैं। ये पूछ सकता है आपको, आस, अमन और बोरो। जायद की फसलें, रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु में मुख्य फसलें होता है खीरा, तरबूज, सब्जियां और चारा। गन्ना 1 वर्ष में तैयार होने वाली फसल है। ठीक, मुख्य फसलें देखते हैं कौन कौन सी भारत की मुख्य फसलें हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला हमारा चावल क्या है भाई? एक खाद्य फसल है। यह एक खाद्यान्न फसल है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है।
कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में इसे नहरों और कुओं की सिंचाई द्वारा उगाया जाता है। अगली हमारी फसल गेहूं है। गेहूं के उगाने के समय शीत ऋतु तथा पकने के समय धूप एवं समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि है। मोटे अनाज का फसल, भाई मोटे अनाज में क्या आता है? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ये आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। ज्वार या सोरगाम, ज्वार में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम तथा सोडियम और लौह कम मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्ष में वर्षा पर निर्भर करती है। अगली हमारी फसल है बाजरा। बाजरा कैसे है? इस फसल बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। इसकी उत्पन्न जो होती है, राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य क्षेत्र में गुजरात हुआ, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी बाजरा की खेती की जाती है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम में विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रागी, एक फसल हमारी रागी है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट तथा उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य उत्पादक क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी उगाया जाता है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम एवं सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें भूसी भी काफी मात्रा में पाई जाती है। अगली हमारी फसल है मक्का। इसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पुरानी जड़ों और मृदा अधिक उपयोगी होती है। ठीक है। दालें भाई बहुत जरूरी चीज़ है। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं और सस्यावर्तन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। मुख्य दलहन फसलें जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना हैं। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे वह गन्ना एक उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने के लिए कच्चा माल है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा है। तिलहन भाई बहुत जरूरी चीज़ है मानव जीवन में इस समय। तो प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी है? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनौला और सूरजमुखी हैं। अधिकतर तिलहन फसलें खाद्य हैं, परंतु कुछ तेल के बीजों को श्रृंगार में उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला हमारा फसल है चाय। यह एक रोपड़ फसल है, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में उगाया जाता है। चाय प्रमुख रूप से बागानी फसल है। पर्वतीय मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु तथा केरल हैं। वर्ष 2008 में भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अगर हमारा फसल है कॉफ़ी, बहुत नाम सुनते हैं इस समय भाई इसका। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अमेरिकी किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है जो कि यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई।
कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य हमारा कर्नाटक है। बागानी फसलें देख लेंगे, बागानी फसलों में कौन कौन से आते हैं भाई। इसके अंतर्गत फलों या सब्जियों दोनों की खेती की जाती है। भारत का मटर, मूंग, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, जैसे आम, संतरा, केला, अंगूर आदि। अखाद्य फसलें, फसल तो है भाई पर खाने योग्य नहीं है, जैसे रबड़। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। वर्ष 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। रेशेदार फसलें, भारत में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगली फसल हमारी कपास। कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योगों में एक प्रमुख कच्चा माल है। दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। यह खरीफ की फसल है जिसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास उत्पादन में गुजरात एवं महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। जूट, जूट इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, इससे ज़्यादातर रसरियाँ तैयार की जाती हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। नायलॉन की कम कीमत होने के कारण जूट की मांग में कमी आई है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य है। कृषि सुधार, भाई कृषि में फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब देख कृषि सुधार में कौन कौन सा प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया गया, इसको देखते हैं। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकी है। कृषि सुधार संस्थागत परिवर्तनों को दर्शाता है। संस्थागत का है, प्रमुख संस्थागत सुधारों में सामूहिकता, कृषि का एकत्रीकरण, सहकारी समितियों का विकास, जमींदारी का उन्मूलन आदि शामिल है। प्रौद्योगिकी सुधार, प्रौद्योगिकी के सुधार में क्या हुआ, भारत सरकार ने सन 1960 से 70 के दशक में कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए सफ़ेद या श्वेत एवं हरित क्रांति जैसे आंदोलन शुरू किए। 1980 से 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों द्वारा किसानों को सस्ती दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की गई। अन्य सुधार में हमें सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंतर्गत छोटे किसान केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को दलालों एवं बिचौलियों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य एवं खरीद मूल्यों की घोषणा की गई। अब मेन सुधार है हरित क्रांति। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के दौरान ही वर्ष 1964-65 में सरकार ने गहन कृषि कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत विशिष्ट फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति की विशेषता एवं लाभ, उत्पादन, अधिक उत्पादकता वाले बीजों हाइब्रिड के प्रयोग करने के फलस्वरूप भारत खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में आत्मनिर्भर देश बन गया। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। भूमि सुधार कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया। श्वेत क्रांति, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। दूध उत्पादन में आशातीत वृद्धि की संकल्पना ही श्वेत क्रांति है। इसके अंतर्गत परंपरागत दुग्ध व्यवसाय को वाणिज्यिक दूध व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिला है, वर्तमान में क्या आनंद जिला में आनंद नगर नामक नगर में हुई।
खेड़ा के दूध उत्पादन किसानों ने निजी फर्म की शोषण मूलक नीतियों के विरोध में सहकारी संघ बनाया। यह संघ जिले के सारे गांवों से दूध एकत्रित कर आनंद में स्थापित अपने प्रसंस्करण संयंत्र अमूल को पहुंचाता था। वर्ष 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। श्वेत क्रांति के कारण ही भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन गया है। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था देश में दूध उत्पादन तथा दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है कि देश में दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादों में व्यवसाय का विस्तार करना, छोटे किसान की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण विकास को आर्थिक महत्ता देना। ये क्या था हमारा ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था। इस तरह हम लोग कृषि नामक चैप्टर का जो है उसका शॉर्ट रिवीजन कर लिए। हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल आप लोग विजिट करते रहिए।